हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना सेकेंड यूनिट चल रहा था ऑप्टिक्स में, आज इसको कंटिन्यू करते हैं। जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी डिफ्रैक्शन, उसमें अपन ने फ्रेनल डिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था। तो अपना पिछला टॉपिक था फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन, फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध। ये थे अपने कटिबंध, एक कटिबंध, दो कटिबंध, तीन कटिबंध, चार कटिबंध, ऐसे ही n-1 और n कटिबंध। ये पहला, दूसरा, तीसरा, n-1 n कटिबंध। P बिंदु था यहाँ, इस P बिंदु पे प्रभाव ज्ञात करना था। ये कटिबंध थे। ये जो एरिया है, एरिया फर्स्ट कटिबंध, सेकंड कटिबंध, यानी जो सर्किल के बीच का एरिया है वो कटिबंध है। आज का रेडियस निकाल ली थी। रेडियस अपनी आई थी Rn = NB लैम्डा। B क्या था? ये दूरी B था, और ये B + λ/2, B + 2 λ/2, ये B + n-1 λ/2, ये B + n λ/2। तो आज देखेंगे एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। टॉपिक डालो आज का। एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल, अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल। अब मान लो जो nवां अर्धा आवर्ती कटिबंध है उसका क्षेत्रफल निकालना है। nवां अर्धावर्ती क्षेत्रफल ये वाला, जो ये छायांकित भाग है या जो दो वृत्तों के बीच का भाग है, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ nवे अर्धावर्ती कटिबंध का एरिया। तो क्या होगा? दो सर्किल हैं, ये n-1 वा और ये n वा। ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी Rn-1 और ये जाएगी Rn। तो क्या करेंगे? इस बड़े वाले सर्किल का क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल में से जो n-1 रेडियस का क्षेत्रफल वृत्त है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसको बताते हैं an से। ये हो जाएगा πRn-1² यानी πr² और πr²n। ये हो गया। पाई कॉमन ले लो, an पाई ले लिया कॉमन, ये बस Rn-1² -Rn²। Rn का मान कितना आया था? Rn का मान NB लैम्डा। तो या तो इसको या तो वहां से कर दो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? पाई n-1 B लैम्डा और रूट से यहाँ पर स्क्वायर है तो वो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस NB लैम्डा। यहाँ से क्या आ गया? पाई NB लैम्डा माइनस B लैम्डा माइनस बड़े वाले में से घटाना है,
आर एन स्क्वायर माइनस आर एन माइनस वन स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगा पाई, इसका हो जाएगा एन बी लेमड़ा माइनस एन माइनस वन बी लेमड़ा, एन बी लेमड़ा माइनस एन बी लेमड़ा प्लस बी लेमड़ा पाई ए एन कैंसिल आउट, ए एन का मान क्या आ गया पाई बी लेमड़ा, एक तो हो गया ये वाला। दूसरा लंबा प्रोसेस है उससे भी आ जाएगा। दूसरे में क्या करेंगे, वही है, वहाँ आपका लेमड़ा स्क्वायर आएगा तो लेमड़ा स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, वहाँ से भी यही आएगा आपका, ये आ गया एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। लिखो, अब जो एरिया है अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल एन के मान पर निर्भर नहीं करता, यानी कटिबंधों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, कटिबंधों के क्रमों पर निर्भर नहीं करता। तो क्या होगा, तो सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल समान होगा, तो सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल समान होगा। लिखो इसमें यानी एनवे अर्धावर्ती कटिबंध का या अर्धावर्ती कटिबंधों का अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल एन पर निर्भर नहीं करता, एन पर निर्भर नहीं करता, अतः सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल समान होता है, अतः सभी जोन्स का, सभी हाफ पीरियड जोन्स का एरिया इक्वल होता है, समान होता है, इक्वल होता है। यानी ये वाला एरिया और सारा एरिया बराबर होगा। अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल एन पर निर्भर नहीं करता, अतः सभी अर्धावर्ती कटिबंधों का एरिया इक्वल होगा। ये हो गया, इसको अपने पास आ गया पाई बी लेमड़ा, ए एन का मान आ गया पाई बी लेमड़ा, सभी का बराबर होता है तो ए, ये आ गया। दूसरा लिखो, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम एन जोन। इसमें लिखो, तीसरा है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम एन जोन टू पी। टू पॉइंट पी। पॉइंट पी यानी पॉइंट पी और जो एनवा अर्धावर्ती कटिबंध बन रहा है, ये वाला, ये एरिया वाला, इस एनवे अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल, सॉरी एवरेज डिस्टेंस इस एनवे अर्धावर्ती कटिबंध की एवरेज औसत दूरी P से कैसे निकालेंगे। एक दूरी तो ये दूरी अपने पास है ही,
दूसरी ये दूरी हो जाएगी, दोनों को गठा देंगे, यानी पी एम एन की दूरी और पी एन माइनस वन की दूरी है उनका औसत। तो ये हो जाएगा औसत, दो दूरियां हैं, दोनों का औसत है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, दोनों को जोड़ो, तो ये हो जाएगा आपका पी एम एन, यानी पी एम एन के बीच की दूरी, एक दूरी तो ये आ गई पी से एम एन, दूसरी पी से एम एन माइनस वन प्लस पी एम एन माइनस वन अपॉन 2 ये हो गया। इसको बोलते हैं एक्स एन, इसको बोलते हैं एक्स एन। ये एवरेज दूरी कौन सी होगी? ये वाली, इन दोनों के बीच की, इन दोनों इसके बीच की दूरी। तो पी एम का मान कितना है? बी प्लस एन लेमडा बाई 2। पी एम एन माइनस वन का क्या है? बी प्लस एन माइनस वन लेमडा बाई 2। तो लिखो इसमें ये 1/2 पी एम का मान है आपका, पी एम एन का मान है बी प्लस लेमडा बाई 2, बी प्लस लेमडा बाई 2 प्लस इसका मान है आपका बी प्लस एन माइनस वन लेमडा बाई 2। यहाँ से ये हो जाएगा 2b, या एक बार इसको b प्लस लेमडा बाई 2 प्लस b एन लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2। ये हो गया। लेमडा बाई 2 से लेमडा बाई 2 कैंसिल आउट, लेमडा बाई 2 से लेमडा बाई 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2b प्लस एन लेमडा बाई 2। एन लेमडा बाई 2 होगा ना, कैंसिल आउट नहीं होगा। दोबारा देखो एक बार, ये होगा आपका b प्लस एन लेमडा बाई 2, ये इसका होगा b प्लस एन माइनस वन लेमडा बाई 2। यहाँ से ये हो जाएगा 2b प्लस, इन दोनों में से लेमडा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n प्लस एन माइनस वन लेमडा बाई 2 1/2 बाहर है, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2n माइनस वन लेमडा बाई 2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस टू एन माइनस वन लेमडा बाई 4। लेमडा बाई 4। ये आ गया आपका एवरेज दूरी। क्या किया? एवरेज दूरी कौन सी? यहाँ पर ये कटिबंध बन रहा है, गोल कटिबंध बन रहा है। ये है आपका एनवा कटिबंध, यानी, और ये n माइनस वन एम एन। तो एवरेज दूरी होगी वो इनके बीच की दूरी होगी, ये वाली, ये इन दोनों के बीच की दूरी है। तो ये दूरी है b प्लस एन लेमडा बाई 2, ये है b प्लस एन माइनस वन लेमडा बाई 2। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो,
दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, एवरेज दूरी आ गई। ये अपने पास एवरेज दूरी आ गई। अब दूसरा निकालते हैं पथांतर, यानी प्रत्येक तरंग में कितना पथांतर है। कल थ्योरी में तो पढ़ लिया था λ/2 का पथांतर है। निकाल के देखते हैं कि λ/2 का होता है या नहीं होता। तीसरा आ गया अपने पास एवरेज डिस्टेंस। ये है आपका xn b प्लस 2n-1 λ/2। अब लिखो पाथ डिफरेंस। चौथा लिखो HPZ से बिंदु P पर HPZ हाफ पीरियड जोन से पॉइंट P पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं में या तरंगों में सेकेंडरी वेवलेट में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, पथांतर और कलांतर। तो लिखो n वे तथा n-1 वे। इसमें लिखो n वे व n-1 वे कटिबंध से पॉइंट P पर पहुंचने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स में पाथ डिफरेंस। पॉइंट P पर पहुंचने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स में पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होगा आपका xn माइनस xn-1। xn माइनस xn-1। xn का मान ये रहा b प्लस 2n-1 λ/2। ये तो हो गया xn का मान। xn-1 ये हो जाएगा आपका b प्लस 2, n की जगह n-1 करो, 2n-1, n की जगह n-1 -1 λ/2। λ/4 आया था, λ/4। करो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका b प्लस
2n λ/4 माइनस λ/4, यहाँ हो जाएगा b प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 3 λ/4 b प्लस n λ/2 माइनस λ/4 माइनस b, ये हो जाएगा 2n λ/4, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, माइनस प्लस हो जाएगा 3 λ/4। यहाँ देखो b से b कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा ये 2n λ/2 बच गया, n λ/2 से ये n λ/2 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, यहाँ अपने पास बचा 3 λ/4 माइनस λ/4, इसका हो जाएगा आपका 4, 3 λ माइनस λ 2 λ/4, 2 λ/4, यहाँ से λ/2, तो अपने पास ये आ गया पाथ डिफरेंस, आ गया λ/2, पाथ डिफरेंस आ गया अपने पास। लिखो इसको, पाथ डिफरेंस आ गया λ/2। अब निकालेंगे फेज डिफरेंस, जब पाथ डिफरेंस आपका λ/2 हो तो फेज डिफरेंस पाई होता है, याद रखना। पाथ डिफरेंस λ/2 हो तो फेज डिफरेंस पाई होता है। देखते हैं, देखिए यही आता है क्या, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये होता है फेज डिफरेंस 2 del phi, ये होता है 2 पाई λ इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये याद रखना। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 पाई λ, पाथ डिफरेंस है अपने पास λ/2 पाई, फेज डिफरेंस आ गया पाई, फेज डिफरेंस पाई, ये हो गए। फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन थे, उनकी रेडियस आ गई। फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन थे, उनका एरिया आ गया। जो एवरेज डिस्टेंस थी, जो एनवा हाफ पीरियड जोन था, उस हाफ पीरियड जोन की पॉइंट P से एवरेज डिस्टेंस निकाल ली अपन ने, ये आ गई xn b प्लस 2n माइनस λ/4। फेज डिफरेंस आ गया पाई, पाथ डिफरेंस आ गया λ/2। अब अपना नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। लिखो इसमें, छठवा लिखो,
HPZ के कारण पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड at a point P due to HPZ. P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट P ड्यू टू HPZ। इसमें लिखो जो पॉइंट P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो लिखो, ये तो हेडिंग होगी, इसमें लिखो HPZ के कारण पॉइंट P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। इसमें पहला लिखो HPZ के कारण पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखो पहला लिखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P ड्यू टू HPZ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P ड्यू टू HPZ is proportional to area of zone। Resultant amplitude at point P due to HPZ is proportional to area of zones। मीन्स एम्पलीट्यूड को RN से बता दो N पॉइंट पर, ये किसके प्रोपोर्शनल है? AN के। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जोन के एरिया के प्रोपोर्शनल है, ये हो गया। दूसरा लिखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P ड्यू टू HPZ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to average distance from nth zone to point P। मीन्स हो जाएगा जो आपका एम्पलीट्यूड है RN वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज डिस्टेंस के। ये वाला लिखो
लिखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। अब इसमें लिख लो बिंदु P पर या HPZ के कारण, तीसरा पॉइंट, HPZ के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम तिर्यकता पर निर्भर करता है। जो ओब्लिक्यू होता है, ओब्लिक्यू पर डिपेंड करता है। आयाम तिर्यकता पर, तिर्यकता 1 + cos θn, 1 + cos θn पर निर्भर करता है या तिर्यकता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है अर्थात Rn प्रोपोर्शनल 1 + cos θn। तिर्यकता कौन सी? ये पॉइंट P था। तिर्यकता ये वाली जो तिर्यक दूरी है ये इस तिर्यकता के समानुपाती होती है। θn है ये वाला कोण θn। तो जैसे जैसे कटिबंधों की संख्या बढ़ती है θn का मान भी बढ़ता है। θn का मान बढ़ेगा तो cos θ का मान कम होगा। n का मान बढ़ने पर θn का मान बढ़ेगा जिससे cos θn का मान घटेगा। लिखो अतः बिंदु P पर परिणामी आयाम, अतः बिंदु P पर परिणामी आयाम क्या हो जाएगा? Rn प्रोपोर्शनल An 1 + cos θn अपॉन xn। मान रख दो Rn प्रोपोर्शनल πb लैम्ब्डा 1 + cos θn अपॉन b + 2n - 1 λ/4। ये आ गया एम्पलीट्यूड का मान। एम्पलीट्यूड का मान अपने पास ये आ गया, नोट करो इसको। इसमें लिखूं ये वाला हो गया छठा निकाल रहे थे अपन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एक इक्वेशन तो ये आ गई Rn प्रोपोर्शनल πb लैम्ब्डा 1 + cos θn b + 2n - 1 λ/4। तो इसमें लिखूं
एन का मान बढ़ने पर थीटा एन का मान बढ़ता है। इस वाले से लिखो एन का मान बढ़ने पर एन का मान बढ़ने पर थीटा एन का मान बढ़ेगा, का मान एन का मान बढ़ता है तो जैसे जैसे जो थीटा एन है उसका मान बढ़ेगा। थीटा एन जैसे ये एन माइनस एन वन के लिए, एन टू के लिए, एन थ्री के लिए, तो जैसे जैसे एन का मान बढ़ रहा है इस थीटा का मान भी बढ़ रहा है। एन का मान बढ़ने पर थीटा एन का मान बढ़ता है, तथा कोस थीटा एन का मान घटता है, तथा कोस थीटा एन का मान घटता है। अतः अब देखो एन का मान बढ़ाने पर थीटा एन का मान बढ़ रहा है लेकिन कोस थीटा का मान कम हो रहा है, इसका मान कम हो रहा है। एन का मान बढ़ने पर कोस थीटा एन का मान कम हो रहा है, जिससे परिणामी आयाम भी कम होगा। ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अतः एन का मान बढ़ने पर एन का मान बढ़ने पर आयाम कम होता है। एन का मान बढ़ने पर कटिबंधों के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम का मान कम होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू कम होती है। ये हो गया। अर्थात जो पहले कटिबंध का आयाम है वो ज़्यादा होगा, दूसरे कटिबंध का आयाम कम होगा, तीसरे कटिबंध का आयाम और कम होगा। अर्थात R1, R2, R3, Rn-1, Rn ये होगा। यानी प्रथम जहाँ R1 प्रथम कटिबंध का, R2 द्वितीय तीसरे चौथे कटिबंध के आयाम हैं, जहाँ R1, R2, R3, Rn-1 और Rn क्या है, क्रमशः प्रथम, दूसरे, तीसरे डॉट 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 n-1वें व nवें कटिबंध के आयाम हैं, कटिबंध के आयाम हैं। ये हो गया जहाँ R1 प्रथम का, R2 सेकंड का, R3 थर्ड का, n-1 का और n कटिबंध का आयाम है। अतः इन आयामों के कारण, अतः कटिबंधों के इन आयामों के कारण, अतः जोन्स के इन आयामों, अतः कटिबंधों के इन आयामों के कारण बिंदु P पर
कुल आयाम, कुल या परिणामी आयाम, इनका योग हो जाएगा। अब ये इनमें कलाएं अलग अलग हैं, कलाएं अलग अलग हैं। कलांतर फाई का है, जैसे एक कटिबंध ये है तो दूसरा कटिबंध की कला ये होगी, दूसरे कटिबंध की कला ये होगी, तीसरे कटिबंध की कला वापस ये होगी, चौथे कटिबंध की कला वापस ये होगी। यानी यहाँ पर जो R1 है वो R1 पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो R2 है वो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यानी R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5 माइनस R6। क्यों? क्योंकि कलाएं कलांतर पाई का है। यहां लिखना ये हो जाएगा, R का मान हो जाएगा R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस ये चलता जाएगा Rn माइनस 1 प्लस Rn। या इसको भी ये कर लो, -1 n माइनस 1 Rn। अब यहाँ पर क्या है, जो आयाम है R1 R2 R3, जो ये कटिबंध हैं इसका आयाम क्या हो जाएगा R1 प्लस R2/2। इस वाले कटिबंध का आयाम, इस वाले कटिबंध का आयाम R2 प्लस R3/2। ऐसे ही जो आयाम होगा वो औसत होगा, यानी यहां तक लिखो अर्थात R1 प्लस R2 इसको मान सकते हैं इन दोनों का औसत, इसको मान सकते हैं इन दोनों का औसत, अर्थात R2 को मान सकते हैं R1 प्लस R3/2, R3 को मान सकते हैं, R3 क्या हो जाएगा इन दोनों का औसत, R3 को मान सकते हैं -R2 माइनस R4/2, और ऐसे ही R4 को मान सकते हैं प्लस R3 प्लस R5/2, ये मान सकते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, R को मान लिया R1/2 प्लस R1/2, दोनों को जोड़ोगे तो R1 हो जाएगा माइनस R2, R3 को मान लिया, यानी जो पॉजिटिव में है उनको टुकड़ों में तोड़ लो। R1 को तोड़ लिया R1/2, R1/2, R2 को ऐसे के ऐसे लिख दिया, R3 हो जाएगा R3/2 प्लस
R3/2, ऐसे ही -R4 आगे R5/2 प्लस R5/2 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा आपका -1 n Rn/2। Rn-1 था ना, Rn-1। अब यहाँ देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताओ देखें, और ये बीच वाले क्या हो जाएंगे। R2 क्या है, R1/2 और R/3 का एवरेज, तो R2 किसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अपने पास आया R = R1/2 प्लस -1 n-1 Rn। ये आ गया परिणामी आयाम, ये परिणामी आयाम आ गया, यहाँ तक नोट करो। अब n का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नोट करो। ये लिखा है n का मान बढ़ाने पर, n का मान बढ़ाने पर थीटा n का मान बढ़ता है तथा कोस थीटा n का मान घटता है। कोस थीटा n का मान ये घटेगा, ये घटेगा तो Rn का मान भी घटेगा। अतः n का मान बढ़ाने पर n का मान बढ़ाने पर कटिबंधों के कारण P बिंदु पर परिणामी आयाम का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे 1 2 3 ये बढ़ता जाएगा, परिणामी बिंदु पर एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, यानी फर्स्ट के कारण ज़्यादा, सेकंड के कारण कम, ये कम होता जाएगा। ये वाला आ गया ये रिलेशन, ठीक है। कुल जहाँ R1 R2 R3 Rn-1 Rn पहले दूसरे तीसरे n-1 में और nवें कटिबंध के आयाम हैं। nवें कटिबंधों के इन आयामों के कारण बिंदु P पर कुल परिणामी, इन कटिबंधों के कारण P बिंदु पर परिणामी आयाम या कुल आयाम क्या हो जाएगा, इन सब का योग हो जाएगा। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस आ रहा है कलांतर पाई होने के कारण, क्रमागत तरंगों में पाई कलांतर होने के कारण, पाई कलांतर होने के कारण माइनस क्यों आ रहा है, क्रमागत तरंगों में पाई कलांतर होने के कारण। अब यहाँ पर R2 को लिख सकते हैं R1/2 प्लस R3/2, R3 को लिख सकते हैं -R/2 -R/4, R4 को लिख सकते हैं R4 को लिख सकते हैं R3/2 R5/2। ये हो गया। यहाँ पर देखो ये बीच वाली सारी जो चीज़ें हैं, सारे पद हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा।
चलिए अपने पास आ गया ये आ गया अपने पास R1/2 प्लस -1 n-1 Rn/2। लिखो n का मान सम होने पर, n का मान सम हो या n सम संख्या हो, n का मान सम हो तो r आ गया आपका R1/2 माइनस Rn/2। n का मान सम हो तो ये आ गया, 0 रख के देख लो। यदि दूसरा, यदि n का मान विषम हो, n का मान विषम हो, तब क्या हो जाएगा, r हो जाएगा R1/2 प्लस Rn/2। यदि n का मान बहुत ज़्यादा हो, यदि n का मान बहुत अधिक हो, तब क्या हो जाएगा, n का मान बहुत अधिक हो, तब n का मान बहुत अधिक हो, अनंत हो, तो Rn का मान 0 हो जाएगा। तब जो Rn है वो 0 हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा R1/2। ये आ गया। लिखो इसमें, लिखो अतः अर्थात परिणामी आयाम पहले कटिबंध के आयाम का आधा होता है, अर्थात परिणामी आयाम प्रथम कटिबंध के आयाम का आधा होता है। प्रथम कटिबंध जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो फर्स्ट जोन है उसके एम्पलीट्यूड का हाफ होता है। परिणामी आयाम प्रथम कटिबंध के आयाम का आधा होता है। ये आ गया अपने पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड Rn का मान। R का मान अपने पास मान आ गया स्वात्व निकालो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी तीव्रता, अब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, देखो इंटेंसिटी नेक्स्ट है आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्या रिलेशन है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में। जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो
इंटेंसिटी आई क्या हो जाएगी, के ए स्क्वायर या के आर स्क्वायर, अपन ने आर लिया था, के आर स्क्वायर, तो आई हो जाएगी आपका के आर का मान R1 स्क्वायर अपॉन 4, आर का मान है ही आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी I1/2, I1/2, तो आई हो जाएगी आपकी के I1/2 के I1/4, R1 क्या है, के R1 है आपका, के भी हो जाएगा ना, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका I1, ये आ गया। अर्थात जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी पहले जोन की इंटेंसिटी के चौथाई हो जाएगी। इंटेंसिटी फर्स्ट जोन की इंटेंसिटी की चौथाई हो जाएगी। इसमें लिखूं जोन्स के कारण पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फर्स्ट जोन की इंटेंसिटी की चौथाई हो जाएगी। फर्स्ट जोन की इंटेंसिटी की एक चौथाई हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, एक चौथाई हो जाएगी। ये आ गई आपकी इंटेंसिटी, आई आ गई I1/4। नोट करो यहाँ तक। यहाँ आपका फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन कंप्लीट हो गया। जो फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन था कंप्लीट हो गया। क्या क्या देखा, रेडियस देखी, रेडियस कितनी आई, रेडियस आई अपनी, रेडियस का मान आया √NB लेमडा, √NB लेमडा, यानी जो रेडियस है जोन्स की वो प्रोपोर्शनल है इंटीजर के रूट के। दूसरा है एरिया, जो जोन्स का एरिया पाई बी लेमडा एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब सभी जो जोन्स हैं उनका एरिया इक्वल होगा। तीसरा है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम एन जोन टू पॉइंट पी, यानी जो एनवा जोन है वहाँ से लेके पॉइंट पी है उसके बीच की एवरेज दूरी। ये आई अपनी xn b + 2n-1 λ/4। इसके बाद निकाला पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आया λ/2। फेज डिफरेंस निकाला, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। वहाँ से अपने पास फेज डिफरेंस पाई आ गया। नेक्स्ट है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है उस पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। पहला, जो जोन्स का एरिया है उसके प्रोपोर्शनल होता है जो एवरेज डिस्टेंस है एन जोन और पॉइंट पी की, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो तिर्यकता है ओब्लिक्यू, उस तिर्यकता 1 + cos θ n
के प्रोपोर्शनल होता है। तो यह आपका Rn हो गया। यहाँ पर कटिबंधों की संख्या या कटिबंधों का क्रम बढ़ाने पर या n का मान बढ़ाने पर थीटा भी बढ़ता है, n का मान बढ़ाने पर थीटा बढ़ता है, लेकिन कोस थीटा n का मान कम होता है। कोस थीटा n का मान कम होगा तो Rn का मान कम होगा। तो क्रमांक बढ़ाने पर, कटिबंधों का क्रमांक या n का मान बढ़ाने पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम होता है। मतलब जो पहला कटिबंध होगा उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, तीसरे का और कम होगा। वहाँ से अपने डेरिवेशन किया, अपने पास एम्पलीट्यूड आ गया। एम्पलीट्यूड आया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R1/2, यानी जो फर्स्ट जोन था उसका एम्पलीट्यूड है उसका आधा होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फर्स्ट जोन के एम्पलीट्यूड का आधा होता है। फिर नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन के द्वारा इंटेंसिटी निकाल ली। इंटेंसिटी होती है जो एम्पलीट्यूड होता है उसका स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अपने पास इंटेंसिटी आ गई I = I1/4, यानी फर्स्ट कटिबंध था या रिजल्टेंट इंटेंसिटी फर्स्ट जोन की इंटेंसिटी की 1/4 होती है। ये नेक्स्ट अगली क्लास में देखते हैं।